एपिसोड 283। मेरा हुलिया नहायत ख़राब था। खून, मिट्टी, चेहरे पर कई जख्म थे जो देखने वाले को फौरन मुतवज्जो करते। मेरी जैकेट भी कई जगह से खून आलूद थी, लेकिन उसके अंदर शर्ट महफूज थी। मैंने जैकेट उतार दी, फिर वहां मौजूद पानी लेकर चेहरा और जिस्म के दूसरे से साफ किए। इस तरह मैं किसी हद तक साफ सुथरा नजर आने लगा। हेली में मेडिकल एड बॉक्स मौजूद था, उसकी मदद से भी मेरा तासुर बेहतर हुआ। मैंने गैस मास्क पहले उतार दिया था और अब मेरे पास अपना और बीतू का नाइट विजन था। वो मैंने सादिया के बैग में रख दिया। मैंने खुद को साफ करने और हुलिया बेहतर बनाने में मगन कर लिया था, क्योंकि मैं उन शोलों की तरफ नहीं देखना चाहता था जो बीतू के जवान जिस्म को चाट चुके थे। उस बू को महसूस नहीं करना चाहता था जो फिजा के साथ धुएं में फैल रही थी। लेकिन जब मैं साकित हुआ तो मुझे लगा मैं खुद को मसरूफियत का धोखा दे रहा था। मेरा रुआ रुआ उन शोलों की तरफ मुतवज्जो था। इससे पहले मैं नहीं जान पाया था कि बीतू मेरे लिए क्या है, मुझे उस कमसिन लड़के से कितनी मोहब्बत है जिसकी हिम्मत और बहादुरी का मैं खुद गवाह था। वो मेरा हम मजहब, हम वतन नहीं था। मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था, उसके बावजूद वो मुझसे मुंसलिक हो गया था, मुझ पर जान निसार करने लगा था और आखिर में अपनी जिंदगी मुझ पर वार गया था। जो गोली कुंवर ने मेरी जान लेने के लिए चलाई थी वो उसने अपने वजूद पर रोक ली। अब उसका वजूद राख में बदल रहा था। चित्ता से हड्डियां चटकने की आवाजें आ रही थी। मेरा जब्त एक बार फिर जवाब दे गया। मैंने पैरों के बल बैठकर जमीन पर हाथ रखा और खामोश आवाज में रोने लगा। उस वक्त मैं आसपास से भी गाफिल हो गया था। मुझे ख्याल नहीं रहा था कि कर्नल कैद है, मगर दोनों पायलट्स आजाद हैं। वो मुझ पर हमला कर सकते हैं, मगर उन्होंने कोई हरकत ना की। शायद उनमें इतनी इंसानियत थी कि मुझे सोग में ना छेड़े। जब मेरा दिल जरा हल्का हुआ तो मैं उठकर हेली की तरफ आया। सादिया बेहोश थी, लेकिन उसकी नब्ज नॉर्मल थी। कर्नल मुझे देख रहा था। वो बोला, शहबाज तुम गलती कर रहे हो, एक बार फिर सोच लो, तुम अकेले मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं सोचने की तो मोहलत चाहता हूँ। तुम जाओगे कहाँ? इंडिया की सरजमीन पर तुम कहीं महफूज नहीं हो। मैं बहुत अरसे यहाँ रहा हूँ और अब तक महफूज ही रहा हूँ। मैंने पायलट्स को इशारा किया, वो अपनी सीटों पर चले गए। मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है तुम खुद को आज़ाद करा लोगे और चंद घंटे बाद डेविड के पास पहुंच जाओगे। मुझे कोई नंबर दो जिस पर मैं तुमसे या डेविड से रब्ता कर सकूं। एक नंबर है, लेकिन उसे जहन नशीन करो, कहीं लिखना मत। बताओ, मैं भी लिखने का कायल नहीं हूं। उसने नंबर बताया जो मैंने 3-4 बार दोहराया और मुझे याद हो गया। कर्नल ने समझ लिया था कि मैं अपनी ही करूंगा। उसने दोबारा कुछ नहीं कहा। अलबत्ता जब हेली का इंजन स्टार्ट हुआ तो उसने इतना कहा, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक कॉल कर लेना। यकीनन मैं ऐसा ही करूंगा। मैं पिछले हिस्से में आ गया। मैंने एक चाकू कर्नल की तरफ फेंका और स्लाइडिंग डोर खींचकर बंद कर दिया। सादिया के गिर्द सीट बेल्ट बांध दी। हेली का इंजन पूरी रफ्तार से चलने लगा और फिर वो धचके से ऊपर उठा। मैंने आखिरी बार बीतू की चेता देखी, जिसमें अब शोले मध्यम पड़ गए थे। उन्होंने अपना काम कर लिया था। बीतू की राख यहीं रह गई थी। हवा उसे मुंतशिर कर देती और उसका नामो निशान मिट जाता, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहता वो मेरे दिल में जिंदा रहता। हेली ने जुनूब मशरक का रुख किया तो मैं चौंका। उसके रेडियो ऑफ थे और वो पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था। मैंने इशारे से हेडफोन मांगा तो को पायलट ने मुझे एक हेडफोन थमा दिया। मैंने उसे पहनकर पायलट से कहा, ख्याल रखना हम ज्यादा बुलंदी पर ना जाएं। हम इस वक्त 5000 फुट की बुलंदी पर हैं, ये नॉर्मल है। मैदानी इलाके में हम 3000 फुट की बुलंदी पर आ जाएंगे। जब ईंधन खत्म होने लगे तो किसी हाईवे के पास रहना। हम उतरे तो आगे भी सफर के लिए कुछ मिल जाए और तुम दोनों को भी प्रॉब्लम ना हो। ओके। मैं सादिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसके मुंह पर पानी छिड़का और कुछ उसके मुंह में टपकाया। वो होश में आने लगी। 5 मिनट बाद उसने आंखें खोल दी और 10 मिनट बाद वो उठ बैठी। वो अब होश में थी, लेकिन खामोश थी। उसकी आंखों में आंसू लरस रहे थे। मैंने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। चंद घूंट पानी पीकर वो बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? लुधियाना की तरफ। वहां से हम पाकिस्तानी सरहद की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये अच्छा किया आपने। डेविड नाकाबिल एतबार शख्स है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वसीम की इस तरफ सरहद पार आने वालों से वाकफियत है। वो उन लोगों की मदद से हमें सरहद पार करा सकता है। पायलट्स के ख्याल से मैंने हेडफोन उतार दिया था और मुमकिन हद तक हम धीमी आवाज में बात कर रहे थे। बीतू, सादिया ने कुछ देर बाद कहा तो मैंने सर दा भरी। राख हो गया। वो फिर रोने लगी, मगर अब उसके रोने में शिद्दत नहीं थी। सादिया, मुझे राज और बड़े कुंवर कभी कोई ज़रूरत नहीं उनका अफसोस करने की। मेरा उन खुदगर्ज और सफाक लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। काश मैं सचमुच बीतू की बहन होती। प्लीज़ आइंदा उनकी बात मत करिएगा। मेरा माजी बीतू है, मेरा हाल और मुस्तकबिल आप लोग हैं। इसके अलावा मेरा कोई माजी नहीं। ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि उनका जिक्र किया जाए। बस अब तुम हमारी हो। शोभी, उन लोगों को कैसे बताएंगे? उसका इशारा पाकिस्तान वालों की तरफ था। पता नहीं, लेकिन बताना तो होगा। मैंने सारा असलाह छोड़ दिया था क्योंकि वो नुमाया होता। सिर्फ एक छोटी शॉटगन और उसके कुछ कारतूस सादिया के बैग में डाल दिए थे। एक पिस्तौल और उसके कुछ इजाफी मैगजीन मेरी पतलून की बेल्ट में लगे हुए थे। सादिया की तबीयत ठीक लग रही थी। शाम के 6:30 बज रहे थे। सूरज मगरबी उफक पर जा पहुंचा था, मगर मुझे उम्मीद थी जब तक हम जमीन पर उतरेंगे रोशनी बरकरार रहेगी। पायलट ने इशारा किया तो मैंने हेडफोन लगाया। हम लुधियाना से 30 किलोमीटर दूर हैं और अब मुश्किल से 10 मिनट की परवाज का ईंधन रह गया है। ओके, तुम 5 मिनट में को हाईवे तलाश करो और उसके साथ साथ
3 मिनट परवास के बाद हेली नीचे उतार लो। ये शर्त मत लगाओ, अगर उतरने के लिए मुनासिब जगह ना मिली तो? हाईवे से मुनासिब जगह कौन सी होगी? ना गो। मैंने उसे याद दिलाया। उसने सर हिलाते हुए हेली की बुलंदी कम करना शुरू कर दी। 5 मिनट बाद हम एक बड़ी हाईवे पर थे। उस 6 लेन की हाईवे पर बेपनाह ट्रैफिक था। उसमें बड़े ट्रक्स और बसें ज्यादा थीं। उस ट्रैफिक में हाईवे पर हेलीकॉप्टर का उतरना खुदकुशी के मुतरादिफ होता और उससे बहुत अफरा तफरी फैलती। मैंने पायलट से कहा, आसपास को जगह देखो और फौरी हेली को उतार लो। उसी लम्हे एक सुर्ख रोशनी जलने बुझने लगी, जो इस बात का इशारा थी कि ईंधन बहुत कम रह गया है। मैं और पायलट दोनों बेताबी से उतरने के काबिल को जगह देख रहे थे और जगह बैक वक्त हम दोनों को नजर आई। ये कबड्डी का मैदान था जिसमें 2 टीमें नबरद आजमा थी। पायलट हेली मैदान के ऊपर लाने लगा। खेलने वाले अपना खेल भूलकर हेली की तरफ मुतवज्जो हुए और जब वो नीचे आने लगा तो सब भागे। 1 मिनट से भी पहले मैदान साफ हो गया। हेलीकॉप्टर आराम से उस नर्म मिट्टी वाले मैदान में उतर गया। पंखे बेपनाह मिट्टी उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उस वक्त तक दरवाजा खोलने से गुरेज किया जब तक पंखे रुक नहीं गए। मैंने साथियों से कहा, तुम इस स्टेट की राजकुमारी हो जिसका यह हेलीकॉप्टर है। मैं तुम्हारा मुहाफिज और सेक्रेटरी हूँ। वो फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। ये कोई गांव था जिसके साथ ही मैदान में कबड्डी हो रही थी और तकरीबन 60-70 तमाशाई भी थे। इतने लोगों से उलझना और बिला वजह असलहे की नुमाइश या जोर जबरदस्ती मुनासिब नहीं थी। उसके मुकाबले में हिकमत अमली से काम लिया जाता तो यही लोग हमारी मदद करने पर आमादा हो जाते। मैंने सादिया को रुकने का कहा और खुद नीचे उतर आया। दरवाजा जरा सा खुला रहने दिया ताकि लोग राजकुमारी को देख सकें। उतरने से पहले मैंने पायलट्स को खबरदार किया कि वो कोई गलत हरकत या बात करने से गुरेज करें जिसका अंजाम उनकी मौत की सूरत में निकले। मेरे उतरती 2 सेहतमंद सिख सामने आए। वो कबड्डी के खिलाड़ी थे। वो तू कौन है? एक ने हेली में झांकने की कोशिश करते हुए पूछा। ये रियासत छतरपुर के महाराजा जगजीत सिंह का हेलीकॉप्टर है। फनी खराबी की वजह से हेली यहाँ उतारना पड़ा। तुम लोगों का खेल खराब हुआ, लेकिन मामला जान का था। हेलीकॉप्टर में रियासत की राजकुमारी जी सफर करी है। तू कौन है? दूसरा सिख ने भी वही सवाल किया। मैं प्रिंसेस का सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड हूँ। क्या हमें यहाँ से आगे जाने के लिए कोई गाड़ी मिल सकती है? आगे किधर? हमें होशियारपुर जाना है। वहां राजा रणबीर सिंह के पोते की सगाई है। प्रिंसेस उसी में शिरकत के लिए जा रही थी। राजाओं के जिक्र से ज्यादा उन्हें हेलीकॉप्टर और उसमें मौजूद सादिया की झलक ने मुतासर किया। एक सिख बोला, क्यों नहीं सरकार, गड्डियां बहुत, तुसी हुक्म तो करो। मेरी खैर है, मेरी तो खैर है, पर प्रिंसेस हर गाड़ी में सफर नहीं कर सकती। मैंने तनबीह की। उस पर वहां मौजूद गांव के सरकर्दा लोगों में मुख्तसर मीटिंग हुई और तय हुआ कि फतीले की गड्डी प्रिंसेस के लिए मौजूद रहेगी। वो मजबूत भी थी और तवील सफर कर सकती थी। फीता सिंह और फतीला वहीं मौजूद था। वो दरमियाने कद और दरमियाने जिस्म का, सूरत से शरीफ नजर आने वाला शख्स था। मैंने उससे कहा कि वो फटाफट जाकर गाड़ी ले आए। जब तक गाड़ी आती मैंने गांव के मौज़िज़ीन को पाबंद कर दिया कि वो पायलट्स और हेली की निगरानी करें जब तक मदद ना आ जाए। उनसे निमटकर मैं वापस हेली में आया। मैंने पायलट से कहा, हम यहाँ से चले जाएंगे और इनको बताया है कि हेली में फनी खराबी हुई है। हमारे जाने के बाद तुम रेडियो पर किसी से मदद तलब कर सकते हो, लेकिन बेहतर होगा हमारे बारे में किसी को मत बताओ, वरना मुमकिन है तुम पर अपने आकाओं की तरफ से अताब नाजिल हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ, तुम्हारी मेहरबानी कि हमें मार कर नहीं जा रहे। उसने सपाट लहजे में कहा, मैं बिला वजह किसी को नहीं मारता। और हाँ, कर्नल के बारे में भी बता देना, वो अब तक वहीं फंसा होगा। उसने सर हिलाया। मुझे उम्मीद थी कि वो अपने काम से काम रखेंगे। फतीला 10 मिनट में अपनी गड्डी ले आया। मेरी तवक्को के मुताबिक एक खस्ता हाल भारतीय साख्ता टैक्सी थी। मैंने सादिया का बैग उठाकर टैक्सी में रखा। वो बहुत नजाकत और नखरे के साथ टैक्सी में आन बैठी। उस वक्त वो राजकुमारी की मुकम्मल अदाकारी कर रहे थे। वैसे गांव वाले हैरान थे कि राजकुमारी इतने सादा हुलिये में और इतने मामूली सामान के साथ सफर कर रही थी। मैंने उनके शकूक रफा करने के लिए बयान जारी किया कि राजकुमारी फिजाई सफर में ऐसा ही लिबास पहनती हैं और इनका सामान सड़क के रास्ते पहले ही होशियारपुर पहुंच चुका है। हेली उतरने के 10 मिनट बाद सूरज गुरूब हो गया था और अब मुकम्मल अंधेरा था, मगर वहां मौजूद अफराद जाने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उनकी तादाद में इजाफा हो गया था। इसलिए जब टैक्सी हरकत में आई तो मैंने और सादिया ने सुकून का सांस लिया। मैं फतीले के बराबर में बैठा था, जिसकी जुबान टैक्सी के इंजन के साथ ही हरकत में आ गई थी। पहले तो वो हमें अपनी खानदानी तारीख सुनाता रहा। अगर हम बीतू के सदमे में ना होते तो बहुत हंसते, मगर हमारे लबों पर मुस्कुराहट तक न आई। हाईवे तक आने पर मैंने उसे खबरदार किया कि प्रिंसेस खामोशी पसंद है और अपने आसपास बिला ज़रूरत शोर पसंद नहीं करती। उस पर वो खामोश हो गया। हम हाईवे पर उल्टी सिमत गए थे। बज़ाहिर हमारा रुख वापस शिमला की तरफ था, लेकिन कुछ देर के बाद टैक्सी एक ज़ैली हाईवे पर मुड़ी जो होशियारपुर की तरफ जा रही थी। मैंने फतीले से मालूमात हासिल की और उनके मुताबिक पिछली हाईवे लुधियाना की तरफ जा रही थी। दीगर मालूमात मैंने ये हासिल की कि रास्ते में कोई पुलिस चौकी और चेक पोस्ट आती है या नहीं। उसने इंकशाफ के अंदाज में गाली देकर कहा, कोई जगह उन कुत्तों से खाली है, हर जगह खांचे लिए बैठे होते हैं। मैंने अचानक कहा, वापस चलो। वो भौचक्का रह गया। वापस? क्या गाँव चलूं? नहीं, अब हम लुधियाना जाएंगे, वहां राजा साहब की कोठी है। तो पहले बताना था ना जी, वहीं चलते। पहले प्रिंसेस ने अभी इरादा कर लिया है, पहले कहाँ से बताता? उन्होंने कब कहा जी? हम ताबेदार खादिम हैं, आंख का इशारा समझते हैं।
कुछ देर के बाद आने वाले अव्वलीन कट से उसने टैक्सी वापस मोड़ ली। 20 मिनट बाद हम उस गांव के पास से गुजरे। हेली अपनी जगह मौजूद था। मुझे उम्मीद थी कि 1-2 घंटे में उनका मसला हल हो जाएगा और वो यहाँ से परवास कर जाएंगे। कुछ देर के बाद हम एक चेक पोस्ट के पास से गुजरे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने हमें रोका नहीं। वो सिर्फ बसों और ट्रकों को रोक रहे थे, क्योंकि उसी से उनकी आमदनी होती थी। पतीले ने पूछने पर बताया कि यह हाईवे 95 थी। हम चंडीगढ़ की तरफ से जाते हुए होशियारपुर की तरफ मुड़े थे। वो हाईवे 31 थी। मैं उसकी गुफ्तगू ज़हन नशीन करा था। उसने मजीद बताया कि हाईवे 95 ही मोगा से आगे फिरोजपुर की तरफ जाती थी और यही हाईवे आगे जाकर पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद फिरोजपुर रोड बन जाती थी, जो कसूर से होती हुई लाहौर तक जाती थी। टैक्सी वाले ने पता पूछा तो मैंने कहा, फिलहाल हमें किसी अच्छे शॉपिंग सेंटर पर उतार दो, प्रिंसेस ने कुछ लेना है, वहां से हम पैलेस जाएंगे। उसके चेहरे पर शक आया, मगर वो जुर्रत ना कर सका कि हेली से उतरने वालों पर किसी किस्म का शक कर सके। अगर हम वो नहीं थे जो जाहिर कर रहे थे, तब भी उसके औकात से बहुत ऊपर की चीज़ थे, इसलिए उसने खामोश रहने में आफियत जानी। उसने हमें लुधियाना शहर की सिविल लाइन के पास बाजार में उतार दिया। उसमें कई जदीद शॉपिंग सेंटर थे। ये बड़ा शहर नहीं था, मुश्किल से चंद किलोमीटर्स पर फैला हुआ था। नीचे उतरने के बाद मुझे ख्याल आया कि मेरी जेब तो खाली थी। मैंने बैग खोला और उसमें से एक 500 वाली गड्डी से एक नोट निकालकर फतीले के हवाले किया। उसके चेहरे पर खुशी जाहिर हुई। इससे साफ पता चलता था कि ये उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा था। मैंने उसका शाना थपका, अब जाओ। वो सलाम करके रुखसत हो गया। मैं सादिया के हमरा पहले एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा। हम दोनों का थकन और भूख से बुरा हाल था। खाने का ऑर्डर करने के बाद हमने वॉशरूम में जाकर खुद को फ्रेश किया। मैदानी इलाके में बेपनाह गर्मी थी और एसी में आकर सुकून मिला था। सादिया की आंखें मुसलसल ओढ़ने से सूज रही थी। मुंह धोकर उसका चेहरा बेहतर हुआ था। खाने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने उसके लिए चाय और अपने लिए कॉफी के साथ स्नैक्स का ऑर्डर दिया। वेटर ने डिनर के टाइम इन चीज़ों के ऑर्डर पर मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसके जाने के बाद सादिया ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि रात यहाँ रुककर हम सुबह कहीं और जाएं और फिर वसीम और दूसरों से रब्ता करें। शोभी, क्या आज रब्ता नहीं कर सकते? आज कोशिश कर सकते हैं। लैपटॉप और उसके साथ का दूसरा सामान ना जाने कहाँ था, मगर मुझे मोबाइल के मुकाबले में इंटरनेट से रब्ता महफूज लगा। चाय कॉफ़ी ने हमें किसी कदर ताज़ादम कर दिया था। फिर हम एक शॉपिंग सेंटर में दाखिल हुए। मैंने अपने लिए कपड़े लिए। सादे को कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने ऐसी चीज़ों की खरीदारी की जिनसे हमारा हुलिया मुख्तलिफ नज़र आता। मेरे लिए उसने सनग्लास और सादा शीशों वाले फ्रेम लिए। अपने लिए उसने फैशनेबल किस्म के 2 हैट लिए। ट्राई रूम में आकर मैंने लिबास तब्दील किया। उतारे जाने वाला लिबास मैंने बाहर निकलकर एक डस्टबिन में डाल दिया। मेरा इजाफी जोड़ा और दूसरा सामान सादिया के बैग में आ गया। वहीं से मैंने मालूम किया तो उसी बाजार में एक शॉप का पता चला जहां मुझे कंप्यूटर और इसी किस्म का दूसरा सामान मिल सकता था। इंडिया के एक छोटे से शहर में भी कंप्यूटर और दूसरे सामान की ऐसी जदीद शॉप्स मौजूद थी जहां सब कुछ दस्तयाब था। मैं अंदर दाखिल हुआ था कि मेरी नज़र एक डिस्प्ले पर सजे बड़ी स्क्रीन वाले टैब पर गई। ये उस वक्त नए आए थे और तेजी से मकबूल हो रहे थे। मैंने सोचा लैपटॉप के बजाय टैब क्यों ना ले लूं। शॉपकीपर ने एक टैब निकालकर मेरे सामने रखा। सर, ये इंटरनेट रेडी है, इसमें बिल्ट इन है, सिर्फ कनेक्शन ऑन कराना पड़ेगा। वो कैसे होगा? सर, आप इंटरनेट प्रोवाइडर से, सॉरी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्या आप ये काम नहीं कर सकते? मैं पेमेंट करूंगा। क्यों नहीं सर, इंटरनेट समेत ही आपको 35,000 में पड़ेगा। इसमें 3 महीने का इंटरनेट भी शामिल होगा। ठीक है, तुम इसे एक्टिव करा दो और मुझे ज़रा इसका यूज़ भी समझा दो। मुझे आता है। सादिया ने मदाखलत की। मानी के पास है, उसने सिखाया था। ठीक है, तुम बस इंटरनेट ऑन करा दो। आप बैठे, मैं ये काम करवाता हूँ। 15 मिनट में उसने इंटरनेट ऑन कराकर हमें चेक कराया। इसे अक्रॉस द इंडिया कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सिग्नल हर जगह मिलेंगे। इसमें डबल कैमरा है। फ्रंट कैमरे से स्काइप पर वीडियो कॉल की जा सकती है। बैटरी टाइमिंग कितनी है? नॉर्मल यूज़ पर 4 से 6 घंटे और ऑडियो वीडियो पर 3 से 4 घंटे। यह हर तरह की वीडियो प्लेबैक कर सकता है। उसके साथ चार्जर, हैंड फ्री और कुछ दूसरी चीज़ें थी। सादिया किसी कदर पुरजोश हो गई। बाहर आकर वो बोली, अब हम बात करेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें किसी ऐसी जगह की ज़रूरत होगी जहां हम किसी और की नज़रों में आए बगैर पाकिस्तान रब्ता कर सकें। मैंने कहा और एक टैक्सी वाले को रोका। अंदर बैठकर मैंने उसे किसी ऐसे होटल की तरफ चलने को कहा जहां खाने के साथ साथ रुकने का इंतजाम भी हो। टैक्सी वाले ने जिन मायनेखेज नज़रों से सादिया को देखा तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैं समझ रहा था कि टैक्सी वाले ने क्या सोचा है, मगर हमारी बला से उसने एक ज़रा अच्छे दर्जे के होटल के सामने टैक्सी रोकी। जब मैं उसे किराया दे रहा था तो वो आहिस्ता से बोला, सर जी, अगर कोई कमरा चाहिए तो वहाँ सागर से बात करना, वो वेटर है। सादिया ज़रा दूर थी, वो सुन ना सकी, वरना मजीद बुरा मनाती। हमारे साथ मसला यह था कि हमारे पास कोई शनाख्ती चीज़ नहीं थी। होटल वाले उसके बगैर कमरा नहीं देते। ऐसे में टैक्सी वाले की ख़राब जहनीत काम आई। उसने हमें अय्याश जोड़ा समझा और अपना जानने वाले का नाम बता दिया। सागर हमारी मदद कर सकता था। डाइनिंग हॉल बड़ा और उस वक्त भरा हुआ था। रात के 10 बजे वहाँ मुश्किल से कोई मेज़ खाली नजर आ रही थी, मगर एक हेड वेटर ने हमारे लिए जगह निकाल ली। मैंने सी फूड का ऑर्डर दिया ताकि हराम हलाल का मसला ना हो। भूख हम दोनों को नहीं थी। जो वेटर ऑर्डर लेने आया, मैंने उसे ऑर्डर के साथ एक 500 का नोट थमा दिया।
اس کے چہرے پر ایسا تاثر آیا کہ اگر میں اسے حکم دیتا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے تو وہ شاید یہ بھی کر گزرتا۔ آرڈر پلیس کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، سر کوئی خدمت؟ ساگر ہے یہاں پر؟ وہ چونکا، ہے تو، لیکن جو کام وہ کر سکتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچا اور آہستہ سے بولا، ہمیں ایک رات کے لیے روم چاہیے، بغیر کسی لکھا پڑھی کے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ڈرائیور کی نسبت یہ ویٹر نہایت گھاگ اور تجربے کار تھا۔ کیوں نہیں سر، بالکل مل سکتا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہ ہو، نہ ابھی، نہ رات میں اور نہ صبح۔ میں مسئلے پسند نہیں کرتا، ان کا فوری حل نکال لیتا ہوں۔ اس میں مجھے صرف مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن دوسروں کا نقصان اس سے کہیں آگے کا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ نہیں سر، کوئی سمسیا نہیں ہوگی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس صورت میں تمہیں توقع سے زیادہ ملے گا۔ آپ آرام سے ڈنر کریں، کوشش کریں کم سے کم 2 گھنٹے یہاں رکیں تاکہ آپ کو کہیں باہر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے کھانا شروع کیا۔ سعدیہ کم کھا رہی تھی۔ میں نے اصرار کیا، سعدیہ کھانا کھاؤ، ہمیں آنے والے وقت کے لیے توانائی کی ضرورت ہے، یہ سوچ کر کھاؤ، ویسے بھی ہمیں یہاں 2 گھنٹے گزارنے ہیں۔ ہم نے بہت سکون سے ڈنر کیا، سب کھایا۔ اس کے بعد میں نے اپنے لیے کافی اور سعدیہ کے لیے اورنج جوس منگوا لیا۔ اسے دوائیاں لینی تھی۔ ابھی 11:30 بج رہے تھے اور آرام دہ سیٹ پر بھی سعدیہ تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ویٹر کے لیے اشارہ کیا تو وہی ویٹر نمودار ہوا۔ اس نے لجاجت سے کہا، سر صرف 15 منٹ اور، نائٹ شفٹ چینج ہو رہی ہے، اس میں اپنا آدمی آئے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مجھے مجبوراً مزید بیٹھنا پڑا، اس کے لیے مجھے ایک کافی اور پینا پڑی۔ خدا خدا کر کے ویٹر آیا، اس نے بل میرے سامنے رکھا۔ میں نے اسے دیکھ کر رقم بل کے ساتھ رکھ دی۔ وہ بولا، آئیے میرے ساتھ۔ وہ پھرتی سے چند قدم آگے چلا اور ہم یوں اٹھ کر لابی کی طرف آئے جیسے ہوٹل سے جا رہے ہوں۔ ویٹر لابی کے کونے میں دکھائی دیا، اس نے ہمیں اشارہ کیا۔ میں سعدیہ کے ساتھ اس طرف بڑھ گیا۔ یہ عام گزرگاہ نہیں تھی، سیڑھیوں کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ ہنگامی حالات کے لیے مخصوص تھی۔ ویٹر ہمیں 3rd فلور پر لایا۔ اتنی سیڑھیاں چڑھ کر سعدیہ کی سانس پھول گئی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مجھے اسے سہارا دینا پڑا۔ 3رے فلور پر ایک سنسان راہداری میں ویٹر نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہم اندر آئے، اس نے ماسٹر سوئچ دبایا تو پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ ایک طرف بڑے سائز کا ڈبل بیڈ تھا جس پر قیمتی ویلوٹ کی چادر بچھی تھی، فرش پر دبیس قالین تھا، کھڑکی پر بھاری پردے تھے، وسط میں فانوس لگا تھا، ایک کونے میں 2 ادر 2 سیٹر صوفے تھے۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر دکھایا اور پھر اے سی چلا دیا۔ ایوری تھنگ از اوکے اینڈ فائن۔ اوکے، ایک رات کا رینٹ کتنا ہوگا؟ صرف 10,000 سر، ویسے اس کا رینٹ 7,000 ہے، لیکن اس کے لیے رجسٹر میں نام اور پتہ دینا لازمی ہے۔ اب آپ سے کوئی نام پتہ نہیں پوچھے گا۔ میں نے 5,000 اس کے ہاتھ پر رکھے۔ یہ نصف پیش کی ہے۔ سوری سر، رینٹ مکمل ایڈوانس ہوتا ہے۔ میں نے سوچا اور باقی 5,000 بھی اس کو دے دیے، اور ساتھ ہی میں نے شرٹ اٹھا کر اسے پستول کی جھلک دکھائی۔ کوئی گڑبڑ نہ ہو ورنہ۔ اس کا رنگ بدلا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی سر۔ گڈ، میں پیسہ دے کر واپس دینے کا قائل نہیں ہوں۔ اینی تھنگ ایلس سر؟ یہاں سب دستیاب ہے، ملکی اور غیر ملکی بھی۔ نو تھینکس، میں نے کھردرے لہجے میں کہا تو وہ سلام کر کے جانے لگا۔ پھر وہ دروازے پر رکا۔ سر، آپ باہر نہیں جائیں گے، نہ روم سروس کو کال کریں گے اور نہ ہی آنے والی کوئی کال ریسیو کریں گے۔ یہاں سے کوئی آواز بھی باہر نہ جائے جس سے آس پاس والے ڈسٹرب ہوں۔ اور سر، کمرہ صبح 9 بجے خالی کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں، پہلی بار کسی ایسی جگہ نہیں آیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سعدیہ اندر شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، سوری گڑیا، یہ مجبوری ہے۔ میں جانتی ہوں شوبی، پھر بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ بھول جاؤ سب کچھ، تم فریش ہو کر آؤ، میں ان لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں۔ اوکے، میں آتی ہوں۔ وہ واش روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے اسکائپ آن کیا اور سفیر کے نمبر پر کال کی۔ جب بیل جا رہی تھی تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ سفیر نے کال ریسیو کی اور میری آواز سن کر حسب معمول چلایا، ابے تو کہاں مر گیا تھا؟ کوئی رابطہ ہی نہیں۔ بس یار، ابھی فرصت ملی ہے، مرا نہیں کہ مرنے کی فرصت نہیں تھی۔ بیتو کدھر ہے؟ تم لوگ ساتھی کو لے آئے؟ بیتو مر گیا ہے، ہاں ساتھی کو لے آیا ہوں۔ میرے الفاظ نے سفیر کو شوق دیا۔ وہ سمجھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ بکواس نہ کر، ایسی ڈھیٹ چیزیں اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتی۔ نہیں یار، وہ بہت آسانی سے مر گیا۔ سفیر، بیتو سچ مچ مر گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سفیر نے کہا اور پھر وہ رونے لگا۔ یہ تم دونوں کی سازش ہے، تم مجھے تنگ کر رہے ہو، میں اسے بہت تنگ کرتا ہوں نا۔ دیکھ شہباز، میرے ساتھ حرامی پن مت کر، میری بیتو سے بات کرا، وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ سفیر، وہ چلا گیا سب چھوڑ کر۔ اسی لمحے سفیر سے موبائل وسیم نے چھین لیا۔ شہباز صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیتو؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ہاں یار، مجھے بچاتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دی، ہم اسے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، اس نے میرے ہاتھوں میں جان دی۔ وسیم بھی رو رہا تھا۔ عبداللہ آ گیا تو اس نے موبائل لے لیا، اسے بھی بتانا پڑا۔ پہلے وہ شوق میں رہ گیا، پھر اس نے سعدیہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ میرے ساتھ ہے، واش روم گئی ہے، 1 منٹ بلاتا ہوں اسے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ سعدیہ باہر آئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ تم بات کرو، میں آتا ہوں۔ جب تک میں اپنے دل کا بوجھ کم کر کے آیا، سعدیہ رو دھو کر خاموش ہو گئی اور اس کی اور وسیم کی بات ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سفیر اور عبداللہ نے بھی وسیم کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔
सादिया ने वीडियो कॉल मिलाई थी और वो एक दूसरे को देख रहे थे। बीतू का दुख अपनी जगह, लेकिन सादी को देखकर वसीम के चेहरे पर जो इत्मीनान आया था वो महसूस किया जा सकता था। सादी ने मुझसे कहा, वसीम आपसे बात करना चाहते हैं। वसीम बोला, सादी ने मुझे मुख्तसरन हालात से आगाह कर दिया है, यानी अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। जी, आप फिक्र ना करें, मैं खुद रवाना हो रहा हूँ और अपने आदमी भी साथ लाऊंगा। आप कल सुबह मुझसे रब्ता कीजिएगा, उस वक्त तक सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, लंबी बात करना मुनासिब नहीं है और हम बहुत थके हुए हैं। सादिया को आराम की ज़रूरत है, कल सुबह बात करेंगे। मैंने टैब ऑफ कर दिया। सादिया बिस्तर पर लेट गई थी। एसी चलने के बाद कमरा खुनक हो गया था। यहाँ 2 हल्के कंबल थे। मैंने कंबल और तकिया लिया। तुम सो जाओ, मैं नीचे लेट रहा हूँ। वो बेचैन हो गई। नीचे सिर्फ कालीन है, आप बेआराम होंगे। मैं तो खुरदुरी ज़मीन पर भी सोता आया हूँ, तुम फिक्र मत करो, कालीन दबीज़ है, मैं कंबल भी बिछा लूँगा, तुम सो जाओ। मैंने कालीन पर तकिया रख लिया। अभी सर्दी महसूस नहीं हुई थी कि कंबल लेता। सादिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शोभी, क्या हम बीतू के लिए दुआ नहीं कर सकते? पता नहीं, हम उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जिन्होंने मुनाफिकों की बख्शिश के लिए भी दुआ की थी। बीतू मुनाफिक तो नहीं था। हम अल्लाह से मदद मांग सकते हैं, आगे वो मर्जी का मालिक है कि बख्शे या ना बख्शे। सादिया खामोश हो गई। मैंने दिल में बीतू के लिए दुआ की और सोने की कोशिश करने लगा। जिस्म खस्ता हाल हो रहा था और दिल की कैफियत उससे भी ज़्यादा खस्ता थी। इसके बावजूद बहुत मुश्किल से नींद आई। मैं शायद 2 बजे सोया था और सुबह 7 बजे आँख खुल गई थी। जिस्म टूट रहा था और सर में दर्द था। सादिया बेखबर सो रही थी। मैंने उसे सोने दिया और खुद उठकर वॉशरूम में आ गया। यह लग्जरी किस्म का बाथरूम था जिसमें बाथ टब भी था। मैं गर्दन तक उसमें डूब कर लेट गया। मैं आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। 9 बजे हमें यहाँ से निकलना था। उसके बाद हम कहीं नाश्ता करते और घूमते फिरते। अगर वसीम सुबह तक यहाँ पहुँचकर उन लोगों से रब्ता कर लेता जो सरहद पार कराते थे तो मुमकिन है आने वाली रात हम पाकिस्तान में होते। अगर ऐसा ना होता तो फिर हमें रात गुजारने के लिए यह ठिकाना तो मिला हुआ था। 9 घंटे का आराम काफ़ी होता। मैं शायद हुनूदगी में चला गया था कि अचानक बराबर वाले कमरे से ऐसी धमक हुई जैसे कोई दीवार से टकराया हो। साथ ही हल्की सी निस्वानी चीख सुनाई दी। मैं चौंक पड़ा। शायद बराबर वाले रूम में कोई जोड़ा था और मर्द ने मामला सुलझाने के लिए बाजू का सहारा लिया था। धमक खासी बुलंद थी। इतनी कुव्वत से कोई दीवार से टकराए तो उसकी वफात का इम्कान भी हो सकता है। मगर जब दोबारा आवाज़ नहीं आई तो मैं वापस लेट गया। फिर मुझे वक्त का ख्याल आया। बराबर से अपनी रिस्ट वॉच उठाकर देखी। 8:15 बज रहे थे। मैं 1.25 घंटे से यहाँ था। बाहर निकलकर मैंने कोई शावर लिया और तौलिए से जिस्म साफ करके कपड़े पहनकर बाहर आया। सादिया जाग गई थी। मुझे देखकर वो उठी। सादिया, जल्दी से वॉशरूम से हो, 9 बजे हमें यहाँ से निकलना है। ओके, मैं बात भी लूँगी, इसीलिए जल्दी का कह रहा हूँ। मैंने ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखकर बाल बनाए। मुझे हकीम कादिस की दवाइयाँ खाए हुए अरसा हो गया था, लेकिन उनकी यह तासीर अब तक बरकरार थी कि मेरे जख्म बहुत तेज़ी से भर जाते थे। अब भी मामूली जख्म भर चुके थे, बस खुरन बाकी रह गए थे जो गहरे थे और वो भी भरने की पोजीशन में आ चुके थे। मैं सोच रहा था कि टैब और इंटरनेट की सहूलत अपनी जगह, लेकिन मुझे एक मोबाइल की भी ज़रूरत थी। उसकी मदद से बहुत जल्द रब्ता किया जा सकता है। ड्रेसिंग टेबल के साथ एक रैक था जिसमें मुख्तलिफ शोपीस रखे थे। उसमें क्रिस्टल का बना टेडी बियर था। ये ज़रा मुख्तलिफ चीज़ थी। मैंने पहली बार क्रिस्टल का बना टेडी बियर देखा था। उसका शीशा किसी कदर गहरे सब्ज रंग का था। मैंने ऐसे ही उसे उठाया तो उसके नीचे छुपा हुआ तार नजर आया। तार टेडी बियर के अंदर जा रहा था और ये पीछे दीवार में गायब हो रहा था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये कोई नाइट शो पीस है। उसके अंदर रोशनी होती है और ये रात की तारीकी में नजर आता है। तार बिजली का हो सकता था, मगर मैं जिन हालात से गुजर रहा था और जिस तरह हमें ये कमरा मिला था, मैं मशकूक हो गया। मैंने उसे हिलाकर देखा। ये वजनी था, शायद 1.25 किलो वजन होगा। फिर मैंने तार खींचकर तोड़ दिया और टेडी बियर नीचे गिरा दिया। वो टूट गया। उसके अंदर छुपी चीज़ सामने आ गई। ये छोटा सा लेकिन जदीद तरीन कैमरा था और उसका लेंस बता रहा था कि ये बहुत वाज़ेह तस्वीर या वीडियो ले सकता है। बात वाज़ेह थी, वेटर और उसके साथ दूसरा अफराद का पूरा गैंग था। वह याश तबा लोगों को यहाँ कमरे मुहैया करते थे और उनकी शर्मनाक सरगर्मियों की तस्वीर और वीडियो बनाकर फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। अगरचे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम यहाँ एक रात गुजारने आए थे और कुछ देर में यहाँ से चले जाते। इसके बावजूद मुझे गुस्सा आने लगा। सादिया शावर लेकर आई तो टेडी बियर देखकर सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने होठों पर उंगली रखते हुए उसे कैमरा दिखाया तो उसके आगे फैल गई। उसने कुछ कहना चाहा तो मैंने इशारे से मना किया। तैयार हो, वो आने वाला होगा, वही हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। मैं रेडी हूँ। सादिया ने जो सामान बैग से बाहर निकाला था उसे अंदर रख लिया। मैंने कैमरा पतलून की जेब में रखा और टेडी बियर के टुकड़े यूं ही पड़े रहने दिए। ठीक 9 बजे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। वेटर अंदर आया। उसने आते ही टेडी बियर के टुकड़े देख लिए। उसका रंग उड़ गया। वो मुस्तरिब लहजे में बोला, ये क्या? गलती से टूट गया, मैं इसकी कीमत देने को तैयार हूँ, मगर इसमें। शायद तुम इसकी बात कर रहे हो। मैंने कैमरा निकाल कर दिखाया तो उसका रहा सहा रंग भी उड़ गया, बगैर ढिटाई बाकी थी। मुझे क्या मालूम सर? तुम्हें शायद अपने बाप का भी मालूम ना हो, लेकिन इसे तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर खींचा और सर की भरपूर टक्कर उसकी नाक पर रसीद की।
ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ اس کے منہ سے ایک دردناک کرا نکلی۔ اس نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا کہ میں نے پستول نکال کر اس کی نال اس کے منہ میں رکھ دی۔ اس کی آواز گھٹ گئی۔ تم لوگ یہاں رات کو رکنے والوں کی ویڈیو بناتے ہو؟ یہ کام کہاں ہوتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس پر میں نے سر کے بجائے گھونسے سے کام لیا۔ اس کی ناک کا رہا سہا حصہ بھی ملبہ ہو گیا۔ وہ بلبلایا مگر اس نے اونچی آواز نکالنے سے گریز کیا۔ اپنی خوبصورت ناک کو تم نے خود چینی بنوا لیا ہے، مگر تم چینی ناک کے ساتھ بخوبی زندہ رہ سکتے ہو۔ البتہ میں نے تمہاری گردن توڑی نا تو تم 100% مر جاؤ گے، اس لیے میرے سوال کا درست جواب دو۔ کسی قدر ہچکچاہٹ کے بعد وہ اپنے 2 عدد دانت نکلوا کر مان گیا۔ میں نے اسے موقع دیا کہ وہ واش روم جا کر اپنی ناک دھو لے جو سوج کر اپنے اصل سائز سے دگنی ہو گئی تھی۔ اس نے منمنا کر کہا، اب میں سلیہ کے ساتھ باہر جاؤں گا۔ بعد میں وضاحت کر دینا کہ سیڑھیوں سے گر گئے تھے یا بے خیالی میں دیوار سے ٹکرا گئے تھے۔ اب وقت ضائع مت کرو ورنہ خود ضائع ہو جاؤ گے۔ بادر ناخواستہ وہ ہم دونوں کو لے کر باہر آیا۔ میں نے پستول ہاتھ میں لے کر دوبارہ پتلون کی جیب میں کر لیا تھا اور اسے خبردار کیا کہ میں یہاں سے بھی درست ترین نشانہ لے سکتا ہوں۔ وہ ہمیں اسی فلور کے ایک روم میں لایا۔ دستک کے جواب میں ایک شخص نے پوچھ کر دروازہ کھولا اور مجھے ویٹر کے پیچھے دیکھ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ویٹر کو اس پر دھکیل کر یہ کوشش ناکام بنا دی۔ وہ دونوں نیچے گرے اور ان کے اٹھنے سے پہلے ہم اندر آ گئے۔ وہاں ایک شخص میز پر لگے بڑے LCD کے سامنے بیٹھا تھا جس پر مختلف کیمروں کے مناظر آ رہے تھے۔ ایک سے ایک طرف کھڑا تھا۔ LCD کے سامنے کھڑے شخص نے اٹھنے کی کوشش کی اور پستول دیکھ کر واپس بیٹھ گیا۔ سب اس طرف دیوار کے ساتھ منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے ان کی تلاشی لی۔ صرف مانیٹر کے سامنے بیٹھے شخص کے پاس سے ایک گراری دار چاقو نکلا، باقی سب نہتے تھے۔ سکھ کے پاس کچھ نہ تھا۔ مجھے لگا کہ وہ ان کا ساتھی بھی نہیں ہے۔ جلد اس کی تصدیق بھی ہو گئی جب اس نے رو دینے والے لہجے میں کہا، او مینو جان دیو رب دی سو جے کدی اتھے آوا۔ سردار جی آرام سے، میں نے تلاشی سے فارغ ہو کر کہا اور پھر مانیٹر پر بیٹھے شخص سے پوچھا، ان کیمروں کی ریکارڈنگ کہاں ہے؟ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ایک طرف رکھ کے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کیا۔ سب اس میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ اور کل رات کی ریکارڈنگ کہاں ہے؟ اس نے مجھے وہ فولڈر دکھایا جہاں ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ یہ جدید ترین کمپیوٹر تھا جس میں بڑی گنجائش والی ہارڈ ڈسک تھی۔ میں نے صرف اپنے کمرے کی ریکارڈنگ چیک کی۔ سادے کی موجودگی میں باقی کمروں کی ریکارڈنگ چیک نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ہارڈ ڈسک سے مکمل فولڈر اڑا دیا اور وہ بے بسی سے دیکھتا رہا۔ اسے دوبارہ دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونے کا حکم دے کر میں نے کمرے کی تلاشی لی تو ایک دراز سے کئی ڈبے CDs کے نکلے۔ ان میں ریکارڈ شدہ CDs اور DVDs بھری ہوئی تھیں۔ یہ سب میز پر رکھ کر میں نے سکھ سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کس خوشی میں؟ میں ہوشیار سنگھ ہوں جی، ادھر فیروز پور سے آگے میری زمین ہے۔ تم زمیندار ہو؟ یہاں کس لیے آئے تھے؟ جس کے لیے تم آئے تھے۔ دروازہ کھولنے والے نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ جوان عمر شخص تھا۔ یہ تینوں ہی جوان تھے۔ جواب میں نے عقب سے اس کی گدی پر گھونسا مارا۔ وہ نیچے گرا تو مانیٹر والا جلدی سے بولا، تم چاہتے کیا ہو؟ ابھی دیکھ لو گے تم۔ پھر میں نے سکھ سے پوچھا، یہاں تمہاری موجودگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک لڑکی مجھے یہاں لائی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ لڑکی تمہیں یہاں لائی تھی، وہ ان کی ساتھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ کیوں نہیں بتاتا کہ تو نے اسے مار دیا ہے؟ تو ہتھیارا ہے۔ مانیٹر والا بولا۔ مجھے صبح واش روم میں دیوار کے ساتھ دھم کی آواز اور نسوانی چیخ کا خیال آیا۔ یہ میرے برابر والے روم میں تھا۔ ویٹر نے سر ہلایا۔ اس نے بیڑا غرق کر دیا، اب لاش کا کیا کریں؟ لاش کا سنتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے جلد از جلد روانگی اختیار کی جائے، اس سے پہلے کہ پولیس منظر نامے میں داخل ہو۔ ان میں سے ایک بے ہوش تھا۔ ویٹر کے سر پر میں نے پستول کا دستہ مارا۔ وہ گرا تو مانیٹر والا چونکا، مگر اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتا میں نے اسے بھی بے ہوش کر دیا۔ ہوشیار سنگھ کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے گھگیا کر درخواست کی کہ اسے بے ہوش نہ کیا جائے۔ میں نے تسلی دی، تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ میں نے ان تینوں کی تلاشی لی۔ ان کے پاس سے موبائل اور دوسری چیزیں نکلی، لیکن میں نے صرف موبائل لیے۔ یہاں موجود بلیک میلنگ اسٹف اور سردار جی کے ہاتھوں مارے جانے والی لڑکی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، سردار جی سے دلچسپی ضرور ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے اس کی بھی تلاشی لی اور اس کا پرس اور موبائل نکال لیا۔ پھر مجھے خیال آیا، میں نے DVDs کے ساتھ کمپیوٹر کھول کر اس کی ہارڈ ڈسک بھی نکال لی۔ وقت نہیں تھا ورنہ میں انہیں ضائع کر دیتا۔ اب یہ کام میں یہاں سے نکل کر ہی کر سکتا تھا۔ اگر تم نے فرار کی کوشش کی تو میں یہ دونوں چیزیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، وہ خود تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ نہیں، میں نہیں بھاگوں گا۔ وہ ہکلایا۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری سنسان تھی، در حقیقت پورا فلور ہی سنسان تھا۔ ہم تینوں انہی سیڑھیوں سے نیچے آئے اور لابی سے ہوتے ہوئے ڈائننگ ہال میں آئے۔ اس وقت لابی میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اندر جاتے ہی ہم نے واپسی کی راہ لی اور لابی میں آئے۔ کسی نے ہمیں روکا نہیں، ہم آرام سے باہر نکل آئے۔ میں نے ہوشیار سنگھ سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے؟ بالکل ہے، ادھر پاس ہی کھڑی ہے۔ مہندرا جیپ چند سال پرانی تھی، اس کا ظاہری حلیہ خراب تھا، لیکن جب ہوشیار سنگھ نے اس کا انجن اسٹارٹ کیا تو وہ 1 سیکنڈ میں اسٹارٹ ہو گیا۔ یہ اندر سے بھی آرام دہ تھی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ پہلے کسی اچھے ریسٹورینٹ چلو جہاں ہم ناشتہ کر سکیں۔ میں بھی چلوں گا۔ بالکل، اب ہم ساتھ ساتھ رہیں گے۔ پر کیوں؟ کیونکہ مجھے تم اچھے لگے ہو اور جو مجھے اچھا لگتا ہے میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔
देखो, तुम्हारी खातिर ये सारा कचरा उठा लाया हूँ, वरना क्या होता, पुलिस इसमें तुम्हारी वीडियो देखती और सीधी तुम्हारे घर आ जाती। तुम ले आए हो, लेकिन अब अपने पास रखोगे तो मुझे ब्लैकमेल करोगे। होशियार सिंह ने मुर्दा लहजे में कहा। जब उसने देखा कि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो वो भी उर्दू बोलने लगा। उसका लहजा बता रहा था कि उसने कम से कम कॉलेज की सतह तक तालीम हासिल की थी। बिल्कुल भी नहीं, अभी नाश्ते के बाद हम किसी मुनासिब जगह पहुंचकर इन्हें ज़ाया कर देंगे। ये काम मैं तुम्हारे सामने करूंगा। वाकई? बिल्कुल, जल्द तुम देख लोगे। अब चलो यहाँ से। उसने जीप स्टार्ट की और एक आला दर्जे के रेस्टोरेंट के सामने रोकी। हम उतरकर अंदर आए। सादिया ने सादा शलवार सूट पहन लिया था, जो पंजाब में आम पहनावा है। सामान हमने जीप में छोड़ दिया। होशियार सिंह का ख्याल था कि हम नाश्ता उसके खर्च पर करेंगे, लेकिन बिल मैंने दिया। नाश्ता करके हम बाहर आए और जीप में बैठे तो उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। अब हम तुम्हारे घर चलेंगे। वो क्यों जी? वो बितका, मैंने बताया ना कि मुझे तुम अच्छे लगे हो, अब चलो। उसने जल्दी से जीप स्टार्ट की। तुमने बोला था कि इन चीज़ों को तबाह कर दोगे। क्यों नहीं, जीप किसी ऐसी जगह रोकना जहां लोग ना हो। कुछ देर के बाद उसने जीप एक मैदान के साथ रोकी जिसमें झाड़ियां उगी हुई थीं। होशियार सिंह ने मेरी हिदायत के मुताबिक सूखी घास और शाखें जमा की और उन सीडीज के डब्बे और हार्ड डिस्क रखकर ऊपर कुछ पेट्रोल छिड़का। क्योंकि माचिस से लाइटर नहीं था, इसलिए डैशबोर्ड का लाइटर निकालकर लगाया तो पेट्रोल ने फौरन आग पकड़ ली। सादिया जीप में बैठी रही और हम उस वक्त तक वहां खड़े रहे जब तक आग ने उन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में नहीं ले लिया। होशियार सिंह कुछ मुतमईन था, बल्कि कुछ ज़्यादा ही मुतमईन था। उसने बदले हुए लहजे में कहा, पाजी, तुसी अपना रास्ता नापो। रास्ते के बच्चे? मैंने उसे गर्दन से पकड़कर आग की तरफ धक्का दिया और पिस्तौल निकाल लिया। तुम क्या समझते हो मैं इस कचरे का मोहताज हूँ? मैं तुम्हें यहीं गोली मारकर फेंक जाऊंगा और तुम्हारे घर भी पहुंच जाऊंगा। वो आग के पास गिरा और जल्दी से उससे दूर हो गया। उसकी हालत गैर हो गई। ओए ऐसा ना करना, और मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। बच्चे हैं तो उनकी माँ भी होगी। है जी, क्यों नहीं है, वरना बच्चे कहाँ से आते? अगर अपने बच्चों को अनाथ और बीवी को विधवा नहीं करना चाहते तो शराफत से चलो। इस बार वो सीधी शराफत से ड्राइविंग सीट पर आ गया। लुधियाना पाकिस्तानी सरहद से कोई 80 किलोमीटर दूर है। इस लिहाज से होशियार सिंह का घर भी इतना ही दूर होना चाहिए था, क्योंकि फिरोजपुर सरहद के बिल्कुल पास है। ये मैंने टैब में गूगल मैप पर देखा था। ये कोई 1.5 घंटे का सफर था, लेकिन बेहतरीन सड़क और जीप की वजह से 1 घंटे में तय हो गया। ये कोई गांव नहीं बल्कि फार्म हाउस थे। हर फार्म हाउस में जमीन के मालिक का घर बना हुआ था, इसलिए सारे घर अलग अलग थे। ये छोटा सा बंगला नुमा मकान था जिसकी छत RCC लेकिन खपरेल स्टाइल की थी। ये 1 मंजिला था और 7 मरले पर फैला था। हॉर्न की आवाज पर अंदर से एक नॉर्मल लड़की निकली। उसने गेट खोला। मकान के चारों तरफ अहाता था। रास्ते में हमने कोई बात नहीं की थी। सादिया अकबी सीट पर लेटी रही थी और आराम करती रही थी। मैं सोचता रहा। हम कोई 12 बजे वहां पहुंचे थे। होशियार सिंह ने जीप पोर्च में रोकी और उतरने लगा तो मैंने कहा, ख्याल रखना, कोई चालाकी दिखाकर अपने लिए मुश्किल खड़ी मत करना। अभी तुम्हारी पत्नी नहीं जानती कि तुम कहाँ गए थे और वहां एक औरत की लाश छोड़कर आए हो। कोई हंगामा हुआ तो वो जान जाएगी। ओ, मैं कुछ नहीं करूंगा मेरे बाप, तुम क्यों मेरे साथ चले आए हो? वो रो देने वाले लहजे में बोला। बस ऐसे ही, तुम चिंता मत करो, मैं ब्लैकमेलर नहीं हूं, वरना वो स्टफ जाया ना करता। 1-2 दिन तुम्हारे साथ रहेंगे फिर चले जाएंगे। बल्कि तुम चाहो तो हम यहाँ रुकने का मुआवजा भी दे सकते हैं। ओ नहीं जी, ओ मैनू कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरी जान छोड़ दो। इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि तुम मेरे कहे पर हर्फ बहर्फ अमल करो। उसने सर हिलाया और नीचे उतर गया। मैं और सादिया भी नीचे आ गए। बाहर आने पर गर्मी का सही अंदाजा हुआ था। ये जुलाई का आगाज था और अब तक आसमान साफ था, यानी बारिश नहीं हुई थी। होशियार सिंह हमें अंदर लाया। ड्राइंग रूम पुरतायुश अंदाज में सजा था। यही बताने के लिए काफी था कि होशियार सिंह खासा दौलतमंद आदमी था। वो मोना सिख था, यानी मामूली सी शेफ थी। सिर्फ सर के बाल बढ़े हुए थे जिसे उसने खास टोपी में लपेटा हुआ था, मगर ये पगड़ी नहीं थी। उसने नौमर खादमा से कहा, शीला जाकर कुछ ठंडा लेकर आ। शीला के जाने के बाद वो बोला, वाहिगुरु दे वास्ते, मेरी पत्नी के सामने कुछ मत कहना। वो मुझे शरीफ आदमी समझती है, उसे पता चल गया तो मैनू कभी माफ नहीं करेगी। वैसे तुम हो तो उसी काबिल, लेकिन चिंता मत करो, हमारी जुबान से कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, अब मेरा परस और मोबाइल तो दे दो। मैंने दोनों चीजें उसके हवाले कर दी। जैसे वो कमरे से निकला मैंने एक मोबाइल निकाला, उस पर सफीर का नंबर डायल किया। पहली बेल पर उसने कॉल रिसीव कर ली। मैंने बिला तमीद कहा, हम सरहद के पास हैं, वसीम कहाँ है? वो और अब्दुल्ला 2 गाड़ियों में निकले थे। वो इस वक्त कसूर से आगे गंडा सिंह वाला रोड पर फटोही वाला नामी इलाके में जमींदार कमाल खोकर के पास है। ठीक है, उसे नंबर दे दो, मुझसे रब्ता करे। मैंने कॉल काट दी। फिर मैंने टैब निकालकर उस पर मस्कूरा पाकिस्तानी इलाका देखा। यह सरहद से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर था। कुछ ही देर में लड़की हमारे लिए लस्सी ले आई। ये इलाका क्या कहलाता है? मैंने पूछा। धोब मोहल्ला, उसने जवाब दिया और चली गई। मैंने टैब पर देखा तो हैरतअंगेज तौर पर दोनों जगहों को बिल्कुल पास पाया। जैसे फटोही वाला सरहद से 1 किलोमीटर दूर था, इसी तरह धोब मोहल्ला सरहद से 1 किलोमीटर के फासले पर था और उससे जरा आगे फिरोजपुर की आबादी थी। ये सारा इलाका आबाद और सरसब्ज़ो शादाब था। सादिया को मैंने बताया तो वो ये सुनकर पुरजोश हो गई कि वसीम और अब्दुल्ला हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर थे।
وسیم جس کا مال کھوکر کے پاس تھا، کیا وہی وہ شخص تھا جس کا وسیم نے ذکر کیا تھا، یا پھر وسیم اس کے پاس رکا ہوا تھا؟ میں نے لسی کا گلاس ختم کیا ہی تھا کہ موبائل کی بیل بجی۔ نمبر پاکستانی تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، میں بات کر رہا ہوں، کہاں ہیں آپ؟ وسیم کی آواز آئی۔ گنڈا سنگھ والا روڈ انڈیا میں حسینی والا روڈ بن جاتی ہے، تقریباً 1 کلومیٹر دور دھوپ محلہ میں ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے، آپ بالکل پاس ہیں، لیکن کراسنگ ایزی نہیں ہے۔ جانتا ہوں، میں جس کے پاس ٹھہرا ہوں اس کا کہنا ہے کہ آج کل سختی بہت ہو رہی ہے اور 24 گھنٹے سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ سعدیہ کے ہوتے ہوئے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا، اس کے بجائے کوئی اور راستہ تلاش کرو۔ آپ محفوظ ہیں؟ فی الحال ایک زمیندار کے گھر ہے اور زبردستی کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ وہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ نہیں، قابو میں ہے۔ تب ٹھیک ہے، آپ یہیں رکے جب تک میں کوئی محفوظ راستہ نکالتا ہوں۔ وسیم نے کہا اور کال کاٹ دی۔ ہم جتنی کم بات کرتے اتنا ہی اچھا تھا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ ہوشیار اس کے گھر کے کسی فرد کے سامنے بات نہیں ہوئی تھی۔ ہوشیار تقریباً 40 برس کا شخص تھا، اس کا مطلب تھا کہ اس کے بچے چھوٹے ہوں گے۔ گیٹ پر کوئی چوکیدار نہیں تھا اور گھر میں بھی کسی اور مرد کے فی الحال آثار نظر نہیں آئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہوشیار ایک جوان عورت کے ساتھ اندر آیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت حسین عورت تھی۔ اس نے شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ہوشیار سنگھ نے تعارف کرایا۔ اس کی بیوی کا نام سمیت تھا۔ اس نے ہمارا نام اجیت اور کوشل بتایا۔ وہ گرمجوشی سے سعدیہ سے ملی۔ ہوشیار کہہ رہا ہے آپ بہت اچھے ہیں، کچھ دن ادھر مہمان رہیں گے؟ ہاں، سردار جی سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ اتفاقاً؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کالج کے زمانے سے جانتے ہیں۔ وہی کہہ رہا ہوں، یہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی، شاید 10 برسوں بعد۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے ہوشیار کی طرف دیکھا۔ ہاں یار، اتنا عرصہ تو ہو ہی گیا ہے۔ اس نے نارمل انداز میں کہا۔ سمیت نے سعدیہ کی طرف دیکھا۔ آپ کی پتنی بہت پیاری ہے اجیت بھیا۔ سعدیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہوشیار سنگھ جلدی سے بولا، تو ایسا کر، برجائی کو اندر لے جا، آرام سے بٹھا۔ سمیت سعدیہ کو وہاں سے لے گئی۔ ان کے جاتے ہوشیار بولا، معاف کرنا، مجھے تمہارے ناموں کا خیال ہی نہیں رہا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔ کوئی بات نہیں، بلکہ اچھا ہے تم ہمارے بارے میں نہ ہی جانو۔ یہ بتاؤ یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ میں، سمیت اور ہمارے 3 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا 10 سال کا، اس سے چھوٹی 7 سال کی، اور 5 سال کی 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ شیلا ہے، کام کرتی ہے، ادھر ہی رہتی ہے۔ کوئی مرد ملازم؟ کوئی نہیں، پیچھے زمین پر کام کرنے والے 4 آدمیوں کے گھر بنے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، ہمارے بارے میں کم سے کم لوگوں کو پتہ چلے، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ وہ ہچکچایا۔ مجھے تو تم لوگ کچھ پراسرار لگ رہے ہو۔ ہم واقعی پراسرار ہیں اور ہمارے بارے میں نہ جاننا ہی بہتر ہوگا۔ میں نے اس کا خدشہ جھٹلانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہمارے بارے میں جتنا زیادہ مشکوک رہتا، کسی بیوقوفی سے اتنے گریز کرتا۔ ویسے تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں، لیکن ایک بار پھر سمجھا دوں۔ اگر تمہارے دماغ میں کوئی الٹا سیدھا خیال ہے یا تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے اور تم نے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی، تو عین ممکن ہے یہاں گرنے والی لاشیں 2 سے کہیں زیادہ ہوں۔ دوسری صورت ہے کہ ہمیں مہمان بنا کر رکھو اور ہمارے جانے کے بعد ہمیں بھول جاؤ۔ اگر تم چاہو تو میں اس میزبانی کا معاوضہ بھی دے سکتا ہوں، میں پہلے پیشکش کر چکا ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس تم جلد از جلد یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کسی قدر بے چینی سے کہا۔ میری بھی یہی اچھا ہے۔ تم زمیندار ہو، تم سے ملنے لوگ آتے ہوں گے؟ بہت کم، ابھی چاول کی فصل درمیان میں ہے، بیوپاری نہیں آ رہے۔ رشتہ دار؟ وہ امرتسر میں ہوتا ہے۔ تب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اصل میں یہ زمین میری پتنی کی ہے، وہ میرے سسر کی ایک ہی اولاد ہے، ساری زمین اسے ملی ہے۔ یعنی تمہیں ملی؟ تمہاری پتنی خوبصورت عورت ہے، اس کے باوجود تم ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے ہو۔ وہ کسی آ گیا۔ میری توبہ، جو اب میں کہیں جاؤں۔ ہوا کیا تھا وہاں؟ وہ چپ رہا تو میں نے کہا، تم نہ بھی بتاؤ تب بھی کل سب ٹی وی اخبار میں آ جائے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ مجھے بلیک میل کری تھی، میرا جھگڑا ہوا تو میں نے اسے دھکا دیا، اس کا سر دیوار سے لگا اور وہ مر گئی۔ واحگرو دسو، میں نے اسے صرف دھکا دیا تھا کیونکہ وہ میرا منہ نوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس کے ناخنوں کے نشانات آ جاتے تو میں سمیت کو کیا منہ دکھاتا؟ جلدی میں دھکا زور سے لگ گیا، وہ دیوار سے ٹکرا کر وہیں گر گئی۔ اس کی بات درست تھی، میں نے اس پر دباؤ ڈالا، اس کے باوجود یہ ہتیا ہی کہلائے گی۔ پر میں نے اسے دھکے کے سوا ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اگر معاملہ پولیس تک پہنچا تو وہ یہاں بھی آ سکتی ہے۔ کیسے؟ کہ تم نے ان کو اپنا نام پتہ بتایا تھا؟ نہیں، لیکن جب تمہیں اپنا نام اور فیروز پور کا بتا رہا تھا تب وہ بھی سن رہے تھے۔ یہ جگہ کوئی بہت بڑی نہیں ہے اور یہاں 2 درجن ہوشیار بھی نہیں ہوں گے۔ میں مسکرا دیا۔ اگر وہ سب تمہارے جیسے ہیں تو در حقیقت یہاں کوئی ہوشیار نہیں ہے، میں ہی سب سے ہوشیار ہوں۔ اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو باقی سب کے بارے میں۔ اس کی بات قابل غور تھی۔ اگر لاش والی بات پولیس تک پہنچی اور وہ تینوں پکڑے گئے تو پولیس کو یہاں آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں نے پوچھا، یہاں ٹی وی کیبل ہے؟ بالکل ہے، میرے پاس ٹاٹا اسکائی ہے۔ اس نے کہا اور ایک کونے میں رکھا بڑے سائز کا LCD ٹی وی ریموٹ سے آن کیا۔ پھر اس نے پنجابی کے ایک مقامی نیوز چینل لگا دیا۔ اگر معاملہ پولیس تک گیا ہے تو لازمی اس پر خبر آئے گی۔